हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप स्कीम? स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी दिल्ली सरकार की जो एक शाखा है जो कि कला, संस्कृति और भाषा देखती है, तो वो उस विभाग ने इस परियोजना की शुरुआत की है, स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप परियोजना। ये मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और एक कुछ और चीज़ें आपको बता दें कि अभी दिल्ली सरकार ने नए अकादमी की घोषणा भी की है, जिस अकादमी को भी दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने ही शुरुआत की है, जैसे कि तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी। इसकी शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने अभी की है। दिल्ली के बारे में जान ले तो दिल्ली राजधानी के रूप में, भारत के राजधानी के रूप में 1911 में स्थापित की गई थी और दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 में इसको मान्यता दी गई थी और 1992 से 1 फरवरी 1992 से इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में जाना जाता है, इसीलिए दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली भी लिखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें हैं। लॉन्च्ड बाय दिल्ली आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, दिल्ली कला और भाषा विभाग ने शुरू किया है, कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने। तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी की भी शुरुआत हुई है। दिल्ली को 1911 में कैपिटल के रूप में, यूनियन टेरिटरी को 1956 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में 1 फरवरी 1992 में, केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया था। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दूसरा सवाल देखते हैं। सक्षम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सक्षम योजना की शुरुआत की गई है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक परियोजना की शुरुआत की है जिसका नाम है सक्षम, जिसका मतलब होता है स से संरक्षण, छ से क्षमता और म से महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव, ये परियोजना की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। इसके पीछे जो लक्ष्य है वो है कि लोगों के बीच में जैव ईंधन का प्रयोग, बायोफ्यूल, जैव ईंधन का प्रयोग बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग को भी बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये जो है ये इस मंत्रालय के अंदर में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंदर में एक विभाग है पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका हिंदी है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, उसके द्वारा ये शुरुआत की गई है 2021 के लिए। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सक्षम स्टैंड फॉर संरक्षण क्षमता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, और इसके मंत्रालय हैं P&NG, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। फर्स्ट आरंभ प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट वॉज कंडक्टेड एट, आरंभ
प्रोग्राम जो है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए आयोजित की गई थी, वो कहाँ की गई थी? सिविल सेवा वालों के लिए आयोजित की गई थी। तो उसके ऑप्शन है आपके केवड़िया गुजरात, मसूरी उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड और हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसका सही जवाब है केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में आयोजन किया गया था। इसे अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया था। और केवड़िया गुजरात अभी समाचारों में इसलिए है क्योंकि सबसे पहली कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए केवड़िया से 8 ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। 8 ट्रेनों की शुरुआत, अलग अलग जगहों को केवड़िया से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी समाचारों में है, केवड़िया गुजरात में है। अब आपको और भी चीज़ बता दूं कि मसूरी उत्तराखंड में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ की IAS की ट्रेनिंग दी जाती है। देहरादून में क्या है? देहरादून उत्तराखंड में है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। यहाँ पर जितने भी IFOS हैं, फॉरेस्ट सेवा वाले हैं, IFS जिन्हें कहा जाता है, उनको, फॉरेस्ट सेवा वालों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। हैदराबाद तेलंगाना में है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यहाँ पर IPS की ट्रेनिंग की जाती है। तो यहाँ IPS की ट्रेनिंग, यहाँ IFS की ट्रेनिंग और यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। और इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर केवड़िया गुजरात में हुई थी। 500 लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर हुई थी। मकरविलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट, मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है केरला। केरला में इसका आयोजन किया जाता है। विलक्कू का अर्थ होता है लैंप, विलक्कू का अर्थ है लैंप। तो ये जो आयोजन है ये सबरीमाला मंदिर में किया जाता है, सबरीमाला मंदिर में किया जाता है, जहां पर कि भगवान अयप्पन की पूजा होती है। इस दिन उन्हें अच्छे अच्छे आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सबरीमाला टेम्पल में, सबरीमाला श्राइन में ये इसका आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति के दिन इसकी आयोजन की जाती है। केरला के बारे में कुछ बातें कर लें। केरला की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन संशोधन किया गया था, तो जब अधिनियम आया था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो 7वां संशोधन किया गया था संविधान में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और उसके तहत 1956 में इसका केरला का गठन हुआ था। ये जो अधिनियम आया था ये फजल अली कमीशन जो बैठी थी 1955 में, उसके रिपोर्ट के आधार पर इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। तो उसके तहत जो हमारा जो भारत था, जिसको कि अलग अलग ABCD जैसे भागों में बांटा गया था, तो उसको खत्म कर दिया गया था और इस दिन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो केरला का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। यहाँ की राजधानी हमें मालूम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की भाषा जो है वो है मलयालम, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल यहाँ का है हाथी, स्टेट एनिमल हाथी है। और स्टेट ट्री नारियल का पेड़ है, कोकोनट ट्री, स्टेट ट्री है कोकोनट ट्री।
यहाँ की विधानसभा के बारे में बात कर ले तो यहाँ की विधानसभा कुल 141 सदस्यों की है। लोकसभा में यहाँ से 20 लोग चुने जाते हैं और राज्यसभा में यहाँ से 9 लोग चुने जाते हैं। मकरविलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल एट सबरीमाला श्राइन। लॉर्ड अयप्पन की पूजा की जाती है और उन्हें आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन होता है ये। केरला 1 नवंबर 1956 को स्थापित की गई थी। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। मलयालम यहाँ की भाषा है। हाथी यहाँ का स्टेट एनिमल है और नारियल का पेड़ यहाँ का स्टेट ट्री है। Who has been appointed as the chairperson of Telecom Equipment and Services Innovation Council? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपर्ट इनोवेशन काउंसिल यानी कि दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, इसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं कामेंद्र कुमार, श्यामल घोष, आर के पाठक, संदीप अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है। ये निर्वाचन के तौर पर होता है और संदीप अग्रवाल को इसका निर्वाचन किया गया है। ये जो निर्वाचन प्रक्रिया हुई थी, आर के पाठक जो कि डीडीजी हैं वो इसके निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे। श्यामल घोष इससे पहले, संदीप अग्रवाल से पहले इस परिषद के अध्यक्ष थे और कामेंद्र कुमार को अभी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उपाध्यक्ष के रूप में कामेंद्र कुमार को चुना गया है। ये निर्वाचन पदाधिकारी थे और इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका सही जवाब है संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल इसका सही जवाब है। पराक्रम दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। पराक्रम दिवस मनाने की योजना की गई है, वो किनके जन्म पर मनाने की योजना की गई, किनके जन्मदिन पर? ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या इंदिरा गांधी। तो आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी को है, जिस दिन की हम मनाते हैं क्या? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म है 31 अक्टूबर और इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। इंदिरा गांधी, इनका जन्म 19 नवंबर को है और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे। आपको यह भी बता दो कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो 31 अक्टूबर को है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है। तो इनके जन्मदिन, इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन जो कि 23 जनवरी को है, उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड was launched recently. How much amount has been allocated to this fund? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 2016 में, जिसका 5 वर्ष पूरा हुआ है। 2016 के 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। उसका 5 वर्ष पूरा हुआ। उसके 5 वर्ष पूरा होने पर प्रारंभ नाम का एक आयोजन किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया है। प्रारंभ की शुरुआत पीयूष गोयल ने की थी, जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, साथ साथ रेल मंत्री भी हैं। तो प्रारंभ की शुरुआत उन्होंने दिल्ली में की थी। 15 से 16 जनवरी तक ये चला था। तो इसमें एक सीड फंड, एक कोष की घोषणा की गई है। उस कोष में कितने राशि है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या 2000 करोड़? तो इस कोष की घोषणा जो है वो हमारे प्रधानमंत्री ने की है और इस कोष में कुल 1000 करोड़ दिया गया है। ये 1000 करोड़ जो है वो अभी हमने जो 5 सालों में सीखा है, साथ साथ जो कोविड की वजह से जो भी परेशानी हुई है स्टार्टअप्स को, उनको दूर करने के लिए इस 1000 करोड़ की घोषणा की गई है। यहां पर प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के साथ मिलकर के काम करने की भी बात कही है। तो आइए बिम्स्टेक के बारे में जान लें। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसमें देश कौन कौन से हैं, तो इसमें कुल 7 देश हैं। उनके नाम इस तरह आप याद रख सकते हैं, बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से और सी से कोई स्पेशल देश का नाम याद नहीं रख सकते, इसलिए नेपाल और भूटान आप साथ में याद रख लें। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। साथ साथ एक और बात इसमें जिक्र कर दूं कि सीड फंड की घोषणा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने भी की थी पिछले साल। उसमें उसने करीब 300 स्टार्टअप को 25 लाख रुपए देने की बात की है, जिसका कि खर्च करीब 100 करोड़ के आसपास आता है। तो ये घोषणा की है। इसका नाम, इस परियोजना का नाम चुनौती रखा गया था। जो माइटी ने शुरू की थी उसका नाम चुनौती रखा गया था। अनाउंस्ड एट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके सदस्य हैं। जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स हैज बीन किक्ड ऑफ एट, जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स शीतकालीन खेलों की आयोजन किया गया है जांस्कर में। तो ये कहां पर किया गया है? श्रीनगर, अनंतनाग, शिमला या लद्दाख? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई है। ये खेलो इंडिया के तहत किया गया है और ये पहला विंटर स्पोर्ट है जांस्कर का। इसकी शुरुआत जो की है वो यहाँ के जो सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि लद्दाख के एमपी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये 13 दिनों का पूरा आयोजन है। 18 से 30 जनवरी लद्दाख में इसे मनाया जाएगा। लद्दाख के बारे में बता दूं कि लद्दाख जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो यह दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, यह दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इन विंटर स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत से सिर्फ एक विंटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है शिवा केशवन, जो कि एशिया के सबसे तेज आइस पर चलने वाले, बर्फ पर चलने वाले एशिया के सबसे तेज माने जाते हैं। और ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि कई सारे पदक जीते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन भी इसीलिए किया गया है ताकि विंटर स्पोर्ट्स में हमारी भागीदारी ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छे से अच्छे खिलाड़ी इसमें हमारे पास उभर कर आए और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित हों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Who has chaired the 148th session of WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं हिरोकी नाकाटानी, हर्षवर्धन, सौम्या स्वामीनाथन या टेड्रोस एडहानम। तो सही जवाब है हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा स्वास्थ्य मंत्री दोनों हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें यहाँ का चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कार्यकारी समिति का नियुक्त किया गया। ये 3 साल तक ये समिति गठित रहती है। और हिरोकी नाकातानी के बारे में बता दूं कि हर्षवर्धन से पहले अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव बोर्ड के
हिरोकी नाकातानी थे। सौम्या स्वामीनाथन वहां की प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और टेड्रस एडहनम जो है वो वहां के महानिदेशक हैं, डीजी हैं डब्ल्यूएचओ के। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। साल में 2 बार कार्यकारी समिति की बैठक होती है। 72 साल हो चुके हैं, उस हिसाब से 144 होना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में 3 बार भी किया गया है, इसलिए कार्यकारी समिति की संख्या जो है वो 148 हो गई है। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप? पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय म्यूजियम कहां सेटअप किया जाएगा? ऑप्शन से आपके केवड़िया गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु, आलापुझा केरला, भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आलापुझा केरला। आलापुझा केरला में इसकी जो रेनोवेट किया जा रहा है, ये म्यूजियम पहले भी था, इसे रेनोवेट किया जा रहा है और इसे लेबर मूवमेंट म्यूजियम के रूप में इसे रेनोवेट किया जा रहा है। और यहां पर इसकी स्थापना केरला में की जाएगी, जहां पर कि श्रम आंदोलन से संबंधित सारे दस्तावेज, फोटोग्राफ्स वगैरह रखे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।